हम लोग इस वीडियो में साइंस यानी कि विज्ञान के कुछ वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हम कह सकते हैं कि यह 100% गेस क्वेश्चन है, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में 25 क्वेश्चन बताएंगे और वैसे क्वेश्चन बताएंगे 2500 क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा और अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी काम आएगा। और दोनों प्रकार के क्वेश्चन के लिए यह गेस क्वेश्चन है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, हर हाल में पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिएगा और एकदम से रट लीजिएगा इस सभी क्वेश्चन को, ताकि आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और आपको बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। और आप सभी लोग लाइव चैट में आप सभी लोग आंसर भी बताते चलिएगा हमारे साथ साथ, जिससे कि आपको चीज़ें अधिक समझ में आएगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और आपको बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जल्दी से अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी कर दीजिए। और जो स्टूडेंट अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि आगे भी जितने सारे वीडियो अपलोड हों इस चैनल पर सभी का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहे। तो चलिए हम पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो इसका आंसर आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। हम आपको प्रकाश के परावर्तन वाले चैप्टर में विस्तार रूप से इसके बारे में बता चुके हैं, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार, ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो दूसरा का भी आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वह कैसा होता है? तो वह आभासी और सीधा होता है। जो प्रतिबिंब समतल दर्पण के द्वारा बनता है वह आभासी भी होता है और सीधा भी होता है। इसलिए तीसरा का आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या माना जाता है? ठीक है, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को कण और रंग दोनों माना गया है। ठीक है, कण भी माना गया है और रंग भी माना गया है। ठीक है, तो आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को कण और रंग दोनों माना गया है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, क्या होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में इनफाइनाइट भी बोलते हैं। तो पांचवा का आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा, वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो अनंत होता है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। परावर्तन के लिए विचलन कोण का मान क्या होता है? ठीक है, विचलन कोण का मान यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि परावर्तन के लिए विचलन कोण का मान जो होता है वह 180 डिग्री -2i होता है। अब हम आपको 7वें नंबर क्वेश्चन में बताएंगे कि किस प्रकार से 180 डिग्री -2i फॉर्मूला का यूज करके आप लोग किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो फिलहाल आप लोग इतना ध्यान रखिए कि परावर्तन के लिए विचलन कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री -2i होता है। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यदि प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है, आई बराबर यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया हुआ है। तो यदि प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है तो प्रकाश के परावर्तन के लिए विचलन कोण का मान क्या होगा? तो अभी हम आपको विचलन कोण बराबर बताए 180 डिग्री -2i। तो देखिए 180 डिग्री -2i हम आपको बताए, 180 डिग्री -2i बताए। तो 180 की जगह हम लोग 180 को लिख देंगे और -2 इंटू आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया हुआ है, तो 90 लिख देंगे। अब देखिए 180
माइनस 2 गुने 90 कितना होता है? 180 होता है। तो अब आप लोग यहाँ से देखिए कि 180 माइनस 180 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए जो इसका आंसर है वह 0 हो जाएगा। तो यदि प्रकाश का आपतन कोण यदि 90 डिग्री दिया हुआ रहे तो इसका विचलन कोण क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। किसी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आपको हम पहले भी इसके बारे में बता चुके हैं कि F बराबर R/2 होता है। ठीक है, F बराबर क्या होता है? R/2 होता है, R/2 होता है, यानी कि आधा होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आधी होती है। F बराबर R/2। आप लोग इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। किसी भी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण उपयोग होता है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? हजामत, जिसे हम लोग सैलून में दाढ़ी या हजामत बनाने के लिए जिस दर्पण का उपयोग करते हैं उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो वह दर्पण भी होता है अवतल दर्पण। क्यों हम लोग दाढ़ी या हजामत बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का जो आकार होता है, मान लिया कि यह वस्तु इतना बड़ा है तो अवतल दर्पण में इसका आकार जो होता है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है वह बड़ा बनता है। इसलिए जो दाढ़ी और हजामत होता है वह चूंकि महीन महीन होते हैं, इसलिए इसका आकार अवतल दर्पण में बड़ा हो जाता है। इसलिए हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? और वह कौन सा दर्पण है जिसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो होता है वह बड़ा होता है। अब आप लोग समझिएगा कि दृष्टि क्षेत्र बड़ा कहने का मतलब क्या होता है। दृष्टि क्षेत्र बड़ा कहने का मतलब हुआ कि अवतल दर्पण में बहुत दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में जो ड्राइवर के पास जो दर्पण लगाया जाता है वह उत्तल दर्पण ही रहता है, जिससे कि बहुत दूर की चीज़ें भी आसानी से ड्राइवर को दिखाई पड़ सके और वह अच्छे तरीके से गाड़ी को ड्राइव कर सके। इसलिए उत्तल दर्पण में दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, इसलिए इसका उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में होता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई और वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, दोनों के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे आवर्धन क्षमता के बारे में अति लघुतरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि आवर्धन क्षमता क्या होता है, किसे कहते हैं? तो आप लोग जरूर लिखिएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बराबर कितना दिया हुआ है? यहाँ पर 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका क्या निकालना है? फोकस दूरी, यानी कि F बराबर निकालना है। और F बराबर हम आपको बता चुके हैं R/2 होता है। ठीक है, F बराबर क्या होता है? R/2 होता है। R का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। तो आप लोग इसे 40/2 भी लिख सकते हैं, और 40 को यदि हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। 20 दूनी 40 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप लोगों को F बराबर R/2 वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह किस प्रकार का बनता है? तो आप लोग को ध्यान रखना है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। चलिए, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, दर्पण का द्वारक कहा जाता है। आपसे अति लघुतरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है कि दर्पण का द्वारक क्या होता है? तो आपको बताना है कि दर्पण की चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं।
चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक यानी कि ड्राइवर के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण? तो अभी अभी हम आपको ऊपर में बताए कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण रहता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यह दर्पण हो गया, यह प्रधान अक्ष हो गया, यहाँ पर आपका फोकस दूरी है, तो इसके समांतर आने वाली किरणें, यह जो प्रधान अक्ष है इसके समांतर यह किरण आ रही है, तो इसके समांतर आने वाली किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, इस प्रकार से गुजरती है, यहाँ से इधर जा रही है और यहाँ से यह गुजरती है, तो यह जो होता है वह एफ होता है यानी कि फोकस होता है। तो कहाँ से गुजरेगा उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो उस बिंदु को फोकस कहते हैं। तो 17 का आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के फोकस से होकर के गुजरती है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? देखिए जैसे मान लिया कि यह सूर्य है, ठीक है, सन जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में, मान लिया कि यह सूर्य है, इससे जो भी प्रकाश की किरणें आती है सब एक ही तरफ आती है। ठीक है, तो सारे जो प्रकाश पुंज हैं वह समांतर होते हैं, इसलिए सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? समांतर होता है। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? समांतर होता है। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है? तो इसकी प्रवृत्ति जो होती है उल्टा होता है, यानी कि वस्तु अगर इस प्रकार से रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा, आंसर हो जाएगा उल्टा। क्वेश्चन कह रहा था कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो इसका आंसर उल्टा हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आप लोग हॉल में जाते होंगे या फिर कभी गए होंगे सिनेमा देखने के लिए, तो उसका बहुत बड़ा पर्दा रहता है, तो उस पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उस पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, आभासी प्रतिबिंब नहीं बनता है बल्कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 20वां नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को, यहाँ पर धातु है या इसके जगह पर आप लोग वस्तु भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहां पर रखा जाए कि प्रतिबिंब और वस्तु का आकार एक समान हो। जैसे आप लोग यहां से समझिए, माना कि यह 4 सेंटीमीटर का वस्तु है, ठीक है, तो अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को हम लोग कहां पर रखेंगे कि उसका जो प्रतिबिंब है वह वस्तु के आकार का होना चाहिए, यानी कि समान होना चाहिए। यह जो वस्तु का जो आकार है यह प्रतिबिंब के आकार के बराबर होना चाहिए, मतलब कि यह भी 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसके लिए अवतल दर्पण के सामने हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वस्तु को कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर रखेंगे, यानी कि सी पर रखेंगे। तो किसी भी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों आपस में समान होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रकाश के किस रंग के लिए रंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। प्रकाश के किस रंग के लिए रंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो वह कौन सा रंग हो जाएगा? लाल रंग हो जाएगा। प्रकाश के लाल रंग के लिए रंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। और न्यूनतम किस रंग के लिए होता है? तो देखिए यहाँ पर न्यूनतम भी दिखाया गया है। इस क्वेश्चन में देखिए न्यूनतम पूछ रहा है, तो न्यूनतम होता है बैगनी रंग के लिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अधिकतम होता है लाल रंग के लिए और न्यूनतम रंग दैर्घ्य होता है बैगनी रंग के लिए। तो 22 और 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, अधिकतम लाल और न्यूनतम बैगनी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निर्वात में प्रकाश का चाल होता है, जिसको हम लोग वेग भी बोलते हैं चाल को। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निर्वात में प्रकाश का वेग या फिर चाल कितना होता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर -3 नहीं लिखा हुआ है, जो उत्तर वाला जो साइन होता है यह दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर
पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है उसे हम लोग देखेंगे। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? श्वेत रंग यानी कि जो सफेद रंग होता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश जो होता है वह कितने रंगों के मेल से बना होता है? आपसे क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछ सकता है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है, या फिर पूछ सकता है कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, सूर्य के प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि श्वेत रंग 7 रंगों का मिश्रण होता है। बैनी आह पीनाला, ठीक है, बैनी आह पीनाला। बै से बैगनी होता है, नी से नीला होता है, आ से आसमानी होता है, ह से हरा होता है। बैनी आह का मतलब हो गया। उसके बाद होता है पी नाला, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। तो यही 7 रंग होता है श्वेत प्रकाश में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो देखिए टोटल 25 क्वेश्चन हम आपको बताए और 25 क्वेश्चन बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसलिए हम आशा करते हैं कि आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा, और जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड होता है उन सारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए, और फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। और इसी प्रकार का वीडियो आपके लिए हम हमेशा लाते रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।